नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज इस मंच पे चर्चा का मुख्य विषय है भारत के पतन का मुख्य कारण अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी। इसका मुख्य विषय है जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और थॉमस मैकाले के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र किया गया है उसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। आप कहेंगे कि अंग्रेज तो 75 साल बाद पहले चले गए, फिर ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आज भी को क्यों दोष दिया जा रहा है? दोष इसलिए दिया जा रहा है जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से लॉर्ड मैकाले ने जो भाषण दिया था और उसमें कहा था कि भारतीय अपने ज्ञान, अपने समाज और अपने दर्शन को जब तक संस्कृत भाषा में और यहाँ का मुस्लिम समाज जब तक अपनी भाषा में काम करेगा तब तक यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य का वर्चस्व अक्षुण्ण नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव पास किया, एक कानून बनाया जिसे कहा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इसके तहत भारतीय भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें मान्यता नहीं दी गई। इस देश में शासन प्रशासन न्याय की भाषा और रोजगार की भाषा अंग्रेजी बनाई गई। जब तंत्र अंग्रेजों का था तो उन्होंने कहा कि जब तक इस तंत्र में हमारी भाषा सीख के लोग विकसित नहीं होंगे वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जनमानस का ही गुणगान करेंगे, वो अंग्रेजों को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। तो हुआ भी यही। मैकाले की जो एक भविष्यवाणी थी कि अंग्रेजी भाषा में दीक्षित और शिक्षित भारतीय भले ही शरीर से दिखने में भारतीय जैसे लगें लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ पूरी अंग्रेजों की तरह होगी। वो भारतीयों को हे समझेंगे और अंग्रेजी खान पान, चिकित्सा से लेकर शासन इतिहास प्रणाली को श्रेष्ठ समझेंगे। यही कारण हुआ कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षित और दीक्षित लोग के हाथों में जब सत्ता आई तो उन्होंने उसी पैटर्न पर चलाया, उसी व्यवस्था पे चलाया जिसमें वो शिक्षित और दीक्षित थे, जिसमें वो लॉर्ड साहब बनना चाहते थे। उनकी दृष्टि में लॉर्ड साहब बहुत बड़ा था, वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। वो तम चीज़ें अंग्रेजों ने जो पूरा संस्थान, सोच और एक व्यवस्था इस देश में काबिज की, उस व्यवस्था में पहले शिक्षित दीक्षित और जिए लोगों को वही व्यवस्था श्रेष्ठ लगी। आज़ादी के बाद उन्होंने भारतीय व्यवस्था को स्थापना नहीं की। भारतीय शिक्षा, चिकित्सा से लेकर शिक्षा से लेकर आचार सचार से लेकर न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई। इसका परिणाम यह हुआ जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय इस देश में 1947 में मात्र 27 विश्वविद्यालय थे और 1917 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 700
89 विश्वविद्यालय हैं, 37,204 कॉलेज हैं, 11,443 संस्थान हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस देश में आज के दिन में भारत में बहुत सही जो विकृतियां दिखाई दे रही हैं, भारत कभी विश्व गुरु था, आर्थिक व्यवस्था में सोने की चिड़िया था, ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था। आज क्या कारण है कि इतने हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होने के बावजूद, उच्च शिक्षा संस्थान होने के बावजूद, तकनीकी व चिकित्सा संस्थान महाविद्यालय होने के बावजूद भारत के लोग शिक्षा दीक्षा चिकित्सा से वंचित रहते हैं। और कोरोना महामारी ने तो ये बिल्कुल से बेनकाब कर दिया पूरा सिस्टम। गिनती में हजारों की संख्या में चिकित्सालय, परंतु आम आदमी को चिकित्सा नहीं मिल रही। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है, इस देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट द्वारा शिक्षित और दीक्षित लोगों की मानसिकता आज भी वो भारतीय मानसिकता नहीं है। वो भारतीय संस्कारों को, भारतीय सोच को, भारतीय प्रणाली को हे समझते हैं, पिछड़ापन का प्रतीक समझते हैं। वो अंग्रेजी व्यवस्था को श्रेष्ठ समझते हैं। जिन अंग्रेजों ने पूरे संसार को लूटा खसोटा और विकास के नाम पर केवल लूट मार किया, उन अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझने की भूल और इस उनकी शिक्षा और दीक्षा से जो संस्कार बने हैं, उससे बने हुए यहाँ के कर्णधार, चाहे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर से लेकर CA से लेकर तमाम संस्थान, उनकी प्रवृत्ति सेवा भाव नहीं होती है, उनकी परोपकार की पुण्य नहीं होती है, कल्याण की प्रवृत्ति नहीं होती है। उनका होता है कितना शोषण किया जाए, अपने व्यक्तिवादी और अपने शोषण। तो इसी कारण आज भ्रष्टाचार देश में पूरा व्यवस्था को निगलने को हो रहा है। यही कारण है आज जो व्यवस्था, जिन पश्चिमी देशों की बात करते हैं हम, अरस्तु प्लेटो और रूसो की हम बात करते थे, जो परिवार को, स्त्री को केवल भोग विलास का साधन समझते थे, जो परिवार शादी करना एक देश समाज के लिए नुकसानदायक, राज परिवार के लिए खतरनाक बताते थे, और आनंद में, जो मनुष्य के आनंद में, वो लैंगिक आनंद को ही, शारीरिक आनंद को ही जीवन का सर्वोच्च ध्येय समझते थे। वो इसमें अवरोधक मानते थे शादी करना भी। जबकि भारतीय समाज में, सनातन में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना, परिवार संस्था पूरे विश्व को भारत ने दी है। जब वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की बात है, तो जिस समय ये स्थिति हुआ, ये जब बच्चे आनंद में अवरोधक माने गए, तो लोग परिवार न करके उत्संकल ढंग से स्वच्छंद जीवन विचरण करते थे। और अगर गलती से बच्चा पैदा हो गया तो उनको चर्च के सामने रख देते। चर्च को ये होता था इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, तो उसके लिए अनाथ बच्चों के लिए, जो अवैध बच्चे थे, जिनके माँ बाप जिनको स्वीकार नहीं करते, उनके लिए कॉन्वेंट एजुकेशन की व्यवस्था की गई। भले ही आज हमारे समाज में बहुत गर्वित ढंग से कॉन्वेंट एजुकेशन, वहाँ उन बच्चों, अनाथ बच्चों को लिए एक फादर हो जाते थे, एक मदर हो जाते थे। वो फादर बोल देते थे, वो चर्च ने उन्हें संरक्षण दिया तो फादर ही बोलना था। पर हमारे यहाँ पिता एक होता है, माता ही। परंतु यहाँ भी कॉन्वेंट एजुकेशन में फादर और मदर के जो सिस्टम है, हमारे यहाँ गुरु माता तो कहा ही जाती है, पर फादर अनेक नहीं होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये विचारधारा है, जिस समय ये कॉन्वेंट एजुकेशन का इंग्लैंड में चर्च के समीप 1835 में
ये 1609 में, सबसे पहले 1609 में ये कॉन्वेंट एजुकेशन खोला गया। उन अनाथ बच्चों को जो आनंद में बाधक समझे जाते थे, चर्च के सामने फेंक दिए जाते थे लावारिस ढंग से। और भारत में 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट स्थापित करने के बाद कलकत्ता में 1842 में खोला गया। तो ये एक वो है, जिस समय समाज के प्रति धारणा नहीं थी, मानवीय मूल्यों के प्रति कोई सोच नहीं था जिस पश्चिमी समाज का, उस समय हमारे यहाँ संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो तक्षशिला में 2700 साल पहले, ईसा से 700 साल पहले ईसा संवत से, जब यहाँ समाज की धारणा नहीं थी, परिवार संस्था को ही बोझ समझा जाता था, वहाँ अरस्तु प्लेटो जैसे चिंतक माने जाते हैं समाज में, जिनका दर्शन विहीन रहा, रूसो। और हमारे यहाँ इतने गहन चिंतक हुए जिन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है आदमी इस सृष्टि का संचालन करने के लिए। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जिसमें 10,500 छात्र उस समय पढ़ते थे, 60 से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता था। 13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांतों ने इसे तबाह कर दिया था। इसे 13वीं शताब्दी में कह रहा हूं, इसे 6वीं शताब्दी में इसे तबाह किया गया था तक्षशिला को। और पश्चिमी देश का जो ब्रिटेन है, उसमें 13वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियां चली, ये तमाम चले। उस समय तक्षशिला में भी आयुर्वेद विज्ञान की शिक्षा दी जाती, जिस समय ये सोच भी नहीं सकते किस प्रकार के विज्ञान। तो ये एक प्रकार का ये है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है, आज भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान ने सींच लिया। अभी कुछ परसों ही भारत अंग्रेजों से मुक्त होने के अपने हीरक जयंती मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस। जिस देश की अपनी भाषा न हो, जिस देश का अपना नाम न हो, जिस देश का अपना इतिहास मिटिया मेल करे, जिस देश के अपने संस्कार ज्ञान विज्ञान को जमींदोज कर दी, वह देश स्वतंत्र होने का दम भरता है और संसार का सबसे बड़ी लोकशाही का। जिस तंत्र में लोग जनता की भाषा को ही प्रतिबंध न्याय नहीं मिलता हो, जिस तंत्र में शासन प्रशासन और शिक्षा चिकित्सा मानक जो है वो अंग्रेजी भाषा द्वारा विकसित होती है। जिन अंग्रेजों, और अंग्रेजी किसकी भाषा थी, जो 12वीं शताब्दी तक अपने देश में अपने राज परिवार में नहीं चलती थी, और अंग्रेजों ने, जिन्होंने इस देश को 2 शताब्दियों तक गुलाम बनाया, लूटा, अरबों खरबों की दौलत लूटी, लाखों सपूतों को कत्लेआम किया, उन अंग्रेजों की, उन लुटेरों की भाषा को यहाँ पे बनाए रखा। आज़ादी के बाद ये होना चाहिए था कि भारतीय भाषाओं में, जिस प्रकार से संसार के तमाम देश, चीन से लेकर रूस से लेकर जर्मन से लेकर फ्रांस से लेकर इटली से लेकर टर्की से लेकर कमाल पाशा से लेकर सारे इंडोनेशिया से लेकर इजराइल जैसे देश ने 2500 साल बाद अपनी मृतप्राय भाषा हिब्रू को आगे बढ़ाया, और आज संसार का सबसे विकसित और महाबली देश बन चुका है। उसके दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, वो विकास का परचम नहीं रह रहा है। परंतु भारतीय आज भी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों का वही जॉर्ज पंचम के कहार बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? गुलामी के कलंक को सर माथे पे लगाने का जो अभिशाप है, उसको ढोने कैसे पूरी भारत की व्यवस्था
पूरा भारत के नौनिहाल हर साल करोड़ों बच्चे इस अंग्रेजी को ढोने में और भारत को इंडिया समझकर और अंग्रेजों द्वारा उनके गुलाम मानसिक गुलामों द्वारा लिखे गए भारत के हे इतिहास को आत्मसात करते हैं, तो वो बच्चे भारत को गौरवान्वित कैसे करेंगे? वो भारत को हे समझेंगे, आदिवासियों का देश समझेंगे, संपेरों का देश समझेंगे। वो कहाँ कहेंगे हमारे पूर्वज इतने महान थे कि जब अंग्रेज परिवार नामक संस्था नहीं जानते थे पश्चिमी लोग, उस समय हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंब के तक्षशिला से नालंदा तक्षशिला इस प्रकार के शिक्षा के मंदिर थे, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आखिर क्या कारण है? संसार के तमाम आक्रांताओं ने भारत पर इसीलिए हमला किया कि भारत में बहुत संपन्न देश था। भारत कभी किसी दूसरे मुल्क पे हड़पने नहीं गया, चीन की तरह, पाकिस्तान की तरह या अन्य देशों की तरह, यूरोपीय देशों की तरह कत्लेआम कहीं नहीं किया। सबको मानवता का पाठ पढ़ाया, सबके कल्याण के लिए बात कही। और जितने संसार में जितने भी सताए हुए लोग थे, चाहे वो अरब में मुस्लिम देशों द्वारा सताए हुए लोग थे या अन्य थे, सबको भारत में संरक्षण दिया। यहूदियों को संरक्षण दिया, फारसियों को संरक्षण दिया, तमाम लोगों को जो सताए हुए, पाकिस्तान के अहमदियार और उससे लेकर अफगानिस्तान से लेकर कई लोगों को वो दी। परंतु भारत आज भी स्थिति ये है कि भारत बहुत अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया है, उसको लेने की हुंकार भरना तो दूर, उसका नाम तक नहीं लेते हैं और पाकिस्तान और चीन को मित्र राष्ट्र समझकर उसको पींग बढ़ाते हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान और चीन से तब तक मित्रता नहीं होनी चाहिए जब तक वो भारत की भूभाग को वापस न दे और अपना स्वतंत्रतापूर्ण रवैया न करें। ये कौन करेगा? क्योंकि भारतीय मानसिकता स्वाभिमान की मानसिकता थी, राणा प्रताप की मानसिकता थी, झांसी की रानी की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। वो इस प्रकार से अन्याय के सामने सर झुकाने का नहीं था। हम आक्रांताओं को दमन करने के लिए संस्कृति देती है। संभवामि युगे युगे कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कृष्ण का ये अमर वचन भारतीय संस्कृति के कभी भगवान राम और कृष्ण ने इस प्रकार से अत्याचारियों के सामने शरणागत होने की बात नहीं की। परंतु आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि इस प्रकार के अजीबो गरीब कुतर्क दिए जा रहे हैं। सब मित्रता के नाम पे इस प्रकार का पाखंड, संसद पे हमला हो गया, जम्मू कश्मीर पे हमला हो गया, पठानकोट से लेकर वायुसेना मुख्यालय पे हमला हो गया, बम्बई में हमला हो गया, कहाँ हमला नहीं। उसके बाद भी पाकिस्तान से मित्रता, तो ये मित्रता कायरता का प्रतीक है। अपने हितों, दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। ये क्यों आया कि हमारी संस्कार, जो मूल संस्कार थे भारतीय संस्कृति, उसको जमींदोज करके इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाकर इस देश में जब शिक्षा, रोजगार, न्याय और शास्त्र प्रतिष्ठा सब अंग्रेजी भाषा से जुड़े और भारतीय भाषाओं से पढ़े लिखे लोगों को गंवार और उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है। तो किस प्रकार से इस देश के तथाकथित साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार जो भारतीय भाषाओं का खाते हैं, वो अपने निजी कार्यक्रमों में, अपने शादी ब्याहों में अंग्रेजी में आमंत्रण देते हैं, अपने नाम पटिकाएं और अंग्रेजी में बोलने में शान समझते हैं। जिस भाषा का वो खाते हैं, यहाँ के नेता जनादेश पाकर देश की सत्ता में आसीन होते हैं, नौकरशाह, पर लेकिन उनका कसूर नहीं। इस देश के हुक्मरानों का सबसे बड़ा कसूर है कि आज़ादी के, अंग्रेजों के जाने के 75 साल बाद भी इस देश में लोकशाही और आज़ादी का सूर्योदय क्यों नहीं हुआ? क्यों अंग्रेजी के कहार बने हुए हैं? क्यों इंडिया इस देश में बनी हुई है? जिनको अंग्रेज हे समझते थे,
वो नाम हमने आत्मसात कर दिया, गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये एक विडंबना है। सेवा भाव, भारत की संस्कृति ये नहीं सिखाती, संग्रह की बात नहीं करती थी कि दूसरों को दुख देकर केवल शोषण और भ्रष्टाचार करने की सीख नहीं थी, परंतु अंग्रेजी संस्कृति लूट पाट, लूट खसोट के ये देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंगली कंपनी यहाँ आई, लूट मार करने के अलावा उसने कुछ काम नहीं किया। उस द्वारा पोषित शोषित अंग्रेजों की सरकार ने भारत को क्या दिया इस लूट मार व्यवस्था के अलावा? न्याय के नाम पर व्यवस्था, न्यायपालिका न्याय करने में अक्षम है कि सब दशक बीत जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, केवल पैसे वालों की सुनवाई होती है और आम आदमी ठोकर पे ठोकर लंबे साल तक न्याय के दर पे रगड़ जाता है, पर लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता है। न्यायालय में न्यायाधीश क्या बोल रहा है, वकील क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में उसे समझ में नहीं आता। आखिर क्या मजबूरी है, किसके लिए? क्या अंग्रेजों के लिए देश के लाखों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान किया? तो ये संस्कार है, भारतीय संस्कार न होने के कारण आज भारत पतन के उसमें। भारत में जो शिक्षा और चिकित्सा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने का सरकार का इस दायित्व में सरकारें असफल रही। वो केवल देश की सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में लगी है, जीडीपी को ही विकास की दर में, लोक कल्याण को नहीं। लोक कल्याण हमारी व्यवस्थाएं हमेशा परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न, यहाँ केवल धन अर्जित करने ये व्यापार बना दिया। विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार, सत्ता व्यापार, धर्म व्यापार, सबको व्यापार, और धर्म का अधर्म को संरक्षण देने का काम किया जाता। इस देश में दया नाम की, दया धर्म का मूल है। अब मूल जब धर्म में न हो, हिंसा जब हो, तो उसमें अंकुश लगाने का काम भी व्यवस्थाएं नहीं करती हैं। तो ये देश के लिए बहुत घातक है। जब तक इस देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, चिकित्सा, न्याय संचालित न किया जाए, तब तक भारत में न स्वतंत्र का सूर्योदय होगा, न आज़ादी का सूर्योदय होगा। इसलिए लोकशाही का सूर्योदय, इसलिए देश के विकास के लिए, यहाँ के मौलिक प्रतिभाओं के विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा दीक्षा का होना चाहिए। अब बच्चों को अटल के नाम पे विद्यालय बना दिए, उसमें पहली कक्षा से अंग्रेजी का दिया जाए। जिस अटल ने हमारे साथ और हमारे से पहले भारतीय भाषाओं के लिए संघर्ष किया, उन अटल के नाम पर भी इस प्रकार का वो किया जा रहा है। और शिक्षा के नाम पे 36 प्रकार की दुकानें, केंद्रीय विद्यालय, राज्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उत्थान विद्यालय, ये प्रतिभा विद्यालय, एक समान शिक्षा सारे बच्चों को नहीं जाए। प्रांतीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्र के कल्याण के लिए शिक्षा का मूल राष्ट्रीय सनातन मूल्यों को आगे नागरिकों को तक पहुंचाने का होना चाहिए, पर सनातन मूल्यों की उपेक्षा की जा रही। तो इसलिए कोई अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, उससे कोई कम नहीं, परंतु इस देश के बच्चों को, नौनिहालों को शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन केवल अंग्रेजी में दिया जाए और अंग्रेजी को थोपा जाए। ये इस देश, क्योंकि कलंक के टीके को सर माथे पे लगाने वाला इस देश का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता है। वो स्वार्थी हो सकता है, अवसरवादी हो सकता है, वो सभ्य इंसान भी नहीं हो सकता है। जो अपनी मातृभाषा को जमींदोज करे, वो राष्ट्र भी कभी मजबूत नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ भारत को विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो इस भारतीय भाषाओं को से ही आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय।